मासाब ऑनलाइन के मेरे समस्त साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और यहाँ हम रीजनिंग की बातें कर रहे थे, यानी कि रीजनिंग को पढ़ रहे थे। तो भाइयों ऐसा है कि भाइयों दोस्तों है ना, उनकी बहनों जो भी हैं, हमने एक चैप्टर और अपना कंप्लीट किया हुआ है जिसको हमने क्लॉक बोला है। ठीक है, क्लॉक चैप्टर में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करने दिया था एज अ होमवर्क। मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए। अब उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। जिन्होंने वो क्वेश्चन किया है पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे और फिर हम नए चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होता है। यदि हम एसएससी की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, डाइस, जिसे हम लोग हिंदी में पासा कह देते हैं, है ना। ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आते हैं डाइस से। एसएससी को यदि आप कोई भी पेपर देखते हैं एसएससी का, जैसे कि आप मान लीजिए एसएससी में सीजीएल देखते हैं, एमटीएस देखते हैं, सीएचएसएल देखते हैं, जीडी देखते हैं, कोई भी आप देखते हैं उनका पेपर, तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने देखे अक्सर आ जाते हैं। दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं वहां भी पूछे जाते हैं। इवन एमपीपीएससी वाला जो पोर्शन है वहां भी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कभी कभी डाल दिए जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बड़ा सिंपल है, यट आपके लिए बड़ा काम का भी है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम पहले उस क्वेश्चन पर बात करेंगे जो मैंने आपको सॉल्व करने दिया था क्लॉक के लिए। तो क्या था वो क्वेश्चन, फटाफट से बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन शेयर किया था, मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। मिलने के स्थान पर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर संजय ने 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले खुद को पाया। मिलने का नियमित समय क्या था। अब पढ़ने में तो भाई ये क्वेश्चन कभी कभी समझ नहीं आता, ऐसा अजीब सा प्रश्न लगता है। मैं आपको लेकिन समझा देता हूं। हुआ यूं कि एक हमारे संजय भाई साहब थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको कहीं मीटिंग के लिए, कहीं मिलने के लिए जाना था। तो ये जो मिलने का स्थान डिसाइडेड है, जहां भी मिलना है वहां पहुंचे ये 8:50 से 20 मिनट पहले। यदि आप 8:50 से 20 मिनट पहुंचोगे, 20 मिनट पहले पहुंचोगे, इसका मतलब 20 मिनट कम कर दो तो आप पहुंच जाओगे 8:30 पर। यही है ना कहानी, सीधी सी बात है। तो संजय भैया साहब जहां भी पहुंचना चाहते थे वो 8:50 से 20 मिनट पहले, यानी कि 8:30 पर कहीं पहुंच गए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर हमें प्रश्न ने यह बताया कि जब संजय भैया 8:30 पर पहुंचे, वो जो समय था वो दरअसल सही था कि गलत था, आप डिसाइड कर लीजिए। वो जो समय था जिस वक्त संजय भैया पहुंचे, वो समय ऐसा कुछ था कि मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना अपने आप में एक टास्क होता है। पहुंचकर संजय ने यह पाया कि वो 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले पहुंचा है। जब संजय 8:30 पर पहुंचा तो उसने खुद को यह महसूस कराया, या उसने ये पाया कि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आता है उसकी तुलना में संजय 30 मिनट पहले आ चुका है। दैट मीन्स मान लीजिए मिलने का समय मान लो ये है T, और कोई व्यक्ति जो है वो 40 मिनट बाद आता है ना, 40 मिनट की देरी से आता है इस समय पर। तो संजय ने सोचा, या संजय ने खुद को पाया कि मैं इस व्यक्ति की तुलना में, ए व्यक्ति की तुलना में संजय जो है, ये संजय 30 मिनट पहले आया है। संजय ने ये पाया, मान लीजिए मिलने का समय T था तो कोई व्यक्ति 40 मिनट बाद आता था, उसके कंपैरिजन में संजय कितने मिनट पहले आया है, 30 मिनट पहले। यानी कि संजय जब यहां पहुंचा, ये वो समय था 8:30 जब संजय पहुंचा था, और संजय ने अपने आप को इस व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले पाया। लेकिन दोस्त हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा गया कि मिलने का नियमित समय क्या था, और मिलने का नियमित समय तो ये था। अब ध्यान से देखिए, यदि हम लॉजिकली सोचें तो मिलने का समय जो था उसके 40 मिनट बाद कोई व्यक्ति आता था, और संजय उससे 30 मिनट पहले पहुंचा है, और संजय का पहुंचने का समय 8:30 है। पर अभी भी यदि आप नोटिस करेंगे तो संजय जो बेसिकली 8:30 पर पहुंचा है, ये अभी भी एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा बाद में पहुंचा है। तो दोस्त अब आपको बस इतना देखना है कि हमें एक्चुअल टाइम कितना निकालना है, वो कैसे पता करेंगे। तो दोस्त सिंपल सा लॉजिक है, ये है एक्चुअल टाइम, है ना। कोई व्यक्ति जो है वो 40 मिनट की देरी से पहुंचता था,
लेकिन संजय उससे 30 मिनट की पहले से देरी, उससे 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो अभी भी हमारे पास कितने मिनट का मार्जिन है? 10 मिनट का, यानी संजय अभी भी 10 मिनट लेट है। दोस्त देखो ध्यान से, हमें यहां से यहां तक की जो दूरी दिख रही है वो अभी भी कितने मिनट की दिख रही है? 10 मिनट की। ये 40 था, ये 30 था। संजय अभी भी अपने एक्चुअल टाइम से 10 मिनट लेट है। इसका मतलब 8:30 पर जब संजय वहां पहुंचा तब भी संजय 10 मिनट लेट था। इसका मतलब एक्चुअल मिलने का जो टाइम आएगा वो आएगा 8:20। आई होप ये प्रश्न आप समझे होंगे। जिन्होंने किया होगा वो तो अच्छे से समझ ही गए होंगे, जिन्होंने नहीं भी किया है तो इस बात को, इस प्रश्न को यहां पढ़कर भी आप कर सकते हैं, है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। संजय भाई साहब 8:50 से 20 मिनट पहले यानी कि 8:30 पर कहीं पहुंचे, लेकिन संजय भाई साहब ने यह पाया कि जब मैं 8:30 पर कहीं पहुंचा तो वो जो समय था वो एक्चुअल समय से 40 मिनट आगे के बाद कोई व्यक्ति पहुंचता था, उसके कंपैरिजन में मैं 30 मिनट पहले पहुंचा हूं। यानी कि मोटा मोटी तौर पर आपको यह समझ में आ गया कि संजय भैया अभी भी 10 मिनट की देरी से पहुंचे, है ना, क्योंकि टोटल 40 मिनट की दूरी के बाद वापस से तुम 30 मिनट पीछे आए तो लगभग अभी भी 10 मिनट का मार्जिन है। तो संजय जो है अभी भी यानी कि 8:30 पर भी 10 मिनट लेट है। दैट मीन्स एक्चुअल जो मिलने का समय था वो 8:20 था। ये है सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। आई होप ये बात समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर इज 8:20, है ना। और अब हम बात करेंगे क्योंकि डाइस चैप्टर की। ओके चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर डाइस। अब डाइस जो पासा होता है ये आप सभी ने कभी ना कभी देखा है। कैसे देखा है सर? बचपन में आपने सांप सीढ़ी खेली होगी। सांप सीढ़ी की वो जो गोटी होती है ना, गोटी, हम लोग तो उसको गोटी बोलते थे, एक्चुअल में उसको डाइस बोला जाता है। कुछ इस तरीके की होती है ना। ये तो मैंने एक बॉक्स बना दिया या एक बॉक्स उठा लिया, पर आपने नोटिस किया होगा कि वो जो सांप सीढ़ी की गोटी होती छोटी सी, जिसको हम डाइस बोल देते हैं, पासा बोल देते हैं, आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा। हमारे साथी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही लूडो खेला है। सांप सीढ़ी, ऑनलाइन लूडो, ये सब गेम आपने ऑनलाइन खेले, तब भी उसमें डाइस छोटा सा दिखाया जाता है। अच्छा, वो पुराने जमाने में महाभारत आता थी तो शकुनी मामा अपने वो पासे चलते थे, उसका शेप भी जो है वो कैसा होता है? डाइस जैसा ही होता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये डाइस एक्चुअल में है क्या। तो दोस्त डाइस जो है, मैं आपको समझाऊं, वैसे तो ये बना हुआ है। डाइस एक ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ होती है ना, जिसमें विड्थ होती है और जिसमें होती है दोस्त हाइट, या यहां बना दूं तो हाइट। 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। 3 डायमेंशंस होते हैं। इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं क्या? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट, जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। अब एक होता है घन और एक होता है घनाभ। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि A, B और C, इन तीनों को मैं बराबर कर दूं, या ऐसे समझ लीजिए A, B और H, C तो लिखा ही नहीं है, H, इन तीनों को मैं बराबर कर दूं तो जो हमारा आकार बनता है इसी को हम बोल देते हैं क्या? घन। और जो डाइस होते, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब, है ना। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसमें आपको सिचुएशन क्या दिख रही है कि लंबाई तो मैं इसको बोल देता हूं, ये लंबाई मान लीजिए, है ना, आपको नजर नहीं आएगा, ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई मान लीजिए कुछ इस तरीके का शेप है। तो इसमें क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ये घन नहीं कहलाएगा, इंग्लिश में से हम क्यूब नहीं कहेंगे। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है 3D शेप्स में, ठीक है। जब आप मैथ्स में पढ़ोगे ना कभी, आप कॉन्सेप्ट मैथ्स में भी जब हम कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो मेंसुरेशन होता है, 2D मेंसुरेशन, 3D, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। एनीवेज, तो जो डाइस होता है दोस्त बेसिकली एक क्यूब होता है। क्यूब का मतलब एक ऐसा शेप जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, और तीनों की वैल्यू सेम है, यानी कि A = B = C, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन हमें इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ रहे। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि डाइस एक्चुअल में किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है? क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, एक चीज होती है क्यूबॉइड, हिंदी में से हम बोलते हैं घनाभ। एक होता है घन और एक होता है घनाभ। यदि हम कुछ ऐसा बना दें, मान लीजिए मैंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अलग अलग कर दिया, है ना। जैसे आप शकुनी मामा के वो जो पासे होते थे ना, क्या बोलते थे उसको, पता नहीं यार क्या बोलते, चौसर, चौपड़ क्या बोलते थे, उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती थी। तो इस शेप को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। जैसे कि आपने देखा होगा ना, हमारे जो घरों में कमरे बने होते हैं, कुछ कमरे होते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम लगती है। कुछ होते हैं हॉल जिसकी लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है, हाइट अलग होती है। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ऑल्दो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम आते हैं हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है डाइस। डाइस हिंदी में से आप पासा कहते हैं। आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी आप पासे को किसी भी
प्लेन पेपर पर बनाएंगे, बोर्ड पर बनाएंगे, कॉपी पर बनाएंगे, या नॉर्मली आप गोटी को भी चलेंगे या ऐसे देखेंगे, हमेशा और हमेशा इसमें आपको केवल और केवल 3 ही सरफेस नजर आती हैं। ध्यान से देखिए, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। टोटल कितनी सरफेस नजर आती है? 3। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं भी यहां से दिख रहा हूं तो मुझे केवल और केवल 3 सरफेस नजर आ रही है, ये 1, ये 2 और ये 3। मैं इसको आड़ा तिरछा कैसे भी कर दूं, एक टाइम पर मुझे केवल और केवल 3 ही फेस नजर आती हैं, 1 2 3। ठीक है, पर क्या इसमें 3 ही फेस होती हैं, यानी कि 3 ही सरफेस होती हैं? नहीं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे शेप में 6 सरफेस होती हैं। एक ऊपर, एक नीचे, 2 हो गई, एक आगे एक पीछे, 2 हो गई, एक लेफ्ट में और एक राइट में, यानी कि इस पूरे पासे में टोटल 6 सतह होती हैं। हिंदी में बोला जाए तो, इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं कि भैया इसे 6 सरफेस होती हैं। इसी को हम 6 वॉल भी कह देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं 6 फेस। अलग अलग नाम है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको सतह बोल दो, सरफेस बोल दो, वॉल बोल दो, फेस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर होती है टोटल कितनी? 6। पर हमें नजर केवल कितनी आती है दोस्त? हमें नजर आती है 3, यानी कि 3 हमारे लिए दिखती है, विजिबल होती हैं, जबकि 3 जो होती है वो हिडन होती है, छिपी होती है। याद रखिएगा ये चीज, 3 आपको नजर आती हैं और 3 जो है वो पीछे छिपी होती है ना। आपको कभी भी सारी नजर नहीं आती, और इसी नजर ना आने के चक्कर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दिक्कत मतलब क्वेश्चन पूछने का मेन रीजन ये है कि आपको लॉजिक लगवाया जाता है कि भैया आपको नजर 3 आ रही है लेकिन बाकी का क्या है ना। चलो एनीवेज, तो ये होता है एक बेसिक आइडिया किसका? आपके डाइस का। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये मैंने जो डाइस में नंबर लिख कर दिया है सिर्फ यही होगा। हो सकता है डाइस में क्या लिखा हो, अल्फाबेट, हो सकता है डाइस में कोई आपका कैरेक्टर यानी कि @ ऐसा लिखा हो सकता है आप यहां स्टार बना दें, हो सकता है आपका मैंने प्लस माइनस लिख दें, हो सकता है आपने क्या लिख दिया, हिंदी के अक्षर लिख, कुछ भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डाइस की सरफेस पर लिखा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जो है वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि डाइस में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं या किस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट होती हैं दोस्त। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपको मेनली 2 तरीके के प्रश्न मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरे के पूरे चैप्टर में आपको 2 तरीके से प्रश्न मिलेंगे। आजा भाई पेन। पूरे चैप्टर में आपको केवल और केवल 2 ही तरीके से प्रश्न मिलेंगे। ये लाल वाला डब्बा हट जाए तब मैं आपको लिख के बताऊं, है ना। ये मानता ही नहीं है, गया। पूरे डाइस में आपको 2 तरीके से ही प्रश्न मिलेंगे। एक होता है दोस्त ओपन डाइस और एक होता है क्लोज डाइस। क्लोज का मतलब ये होता है कि जो हमारा डाइस है, ये डब्बा है जो बंद है, ये जो डब्बा है मान लीजिए ये डाइस है, ये बंद रहने वाला है। और ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब ये है कि मैंने समझ लो इसको ऐसे खोल दिया, ये अपन ने सबको ऐसा खोल दिया। अच्छा, जब मैं इसको खोल दूंगा तो इसे हम ओपन डाइस बोल देंगे। आप बताइए, अभी अभी मैंने क्या बताया, ये जो डाइस होता है इसमें टोटल कितनी फेस होती है? 6 होती है ना। अभी मैंने क्या समझा, 6 होती हैं। तो भैया चाहे डब्बा बंद हो चाहे डब्बा खोल दो, रहेंगी तो 6 ही ना। इसी वजह से जो हमारा ओपन डाइस होता है इसमें भी दोस्त आपकी टोटल 6 डाइस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनका खोलने पर वो दिखता कैसा है वो अलग मसला है, वो हम जब ओपन डाइस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पर क्लोज का मतलब डब्बा बंद है, डाइस क्लोज है, और ओपन का मतलब आपने उस डब्बे को बेसिकली खोल दिया है। लेकिन 6 सरफेस रहती हैं, तो चाहे बंद हो चाहे क्लोज हो 6 सरफेस ही आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब मुद्दा आता है कि सर आप बताना क्या चाह रहे थे वो जान लेते हैं। जब आप ओपन डाइस देखोगे, कौन सा वाला डाइस? ओपन डाइस, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप क्लोज डाइस देखते हो दोस्त, कौन सा वाला? क्लोज। एक तो मैंने क्या बताया, ओपन होता है और एक होता है क्लोज। हम पहले कवर करेंगे क्लोज डाइस को, और क्लोज डाइस में होते हैं टोटल 3 केस। कितने केस? 3 केस। क्लोज डाइस में 3 केस होते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस ये है जब आपको केवल और केवल 1 फिगर ऑफ डाइस या केवल 1 डाइस दिया जाएगा। ओनली 1 डाइस या 1 फिगर ऑफ डाइस इज गिवन। जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं कि ओपन डाइस अपनी जगह है, क्लोज में केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है, टोटल 3 केस होते हैं, 1 2 एंड 3। पहला केस क्या है? जब आपके पास केवल और केवल 1 डाइस गिवन होगा, कुछ इस तरीके से। कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे, एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं। केस 1 क्या हो जाएगा? जब आपको केवल 1 डाइस दिया जाएगा। केस 2 क्या होगा दोस्त? केस 2 होगा जब मैं आपको कुछ इस तरीके से 2 डाइस दे दूंगा। ये है हमारा केस 2। ये क्लोज डाइस का ये केस 2 हो जाएगा। क्लोज में ये हो जाएगा दोस्त केस 2 कि जब आपको कितने डाइस दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके से मैं
2 डाइस दे दूंगा जो कि आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ओके। फिर आएगा क्या, केस नंबर 3। केस नंबर 3 पहले मैं आपको बता देता हूं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 का क्या सीन है? केस नंबर 3 का मतलब है आपके पास 2 से ज्यादा डाइस दिख जाएंगे या 2 से ज्यादा डाइस दे सकते हैं। केस नंबर 1 था कि मैं केवल और केवल आपको 1 डाइस दूंगा। केस नंबर 2 क्या है? जब मैं आपको 2 डाइस दूंगा। और केस नंबर 3 क्या है? जब मैं आपको 2 से ज्यादा दूंगा। ये मत सोचना कि सर 3 डाइस दूंगा, ना 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 ना, फिर तो ऐसे 4 का 4 बन जाएगा केस, 5 का 5 केस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1, 2 और मोर देन 2, 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपके सामने 3 बना दिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहले तो एक आउटलाइन कि आपको केस नंबर 1 का मतलब 1 डाइस वाले पढ़ने हैं, फिर 2 डाइस वाले पढ़ने हैं और 2 से ज्यादा वाले। अब जहां से हम शुरू करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब मैंने आपको ये केस बताया कि आपके पास 2 डाइस आएंगे, कितने डाइस दोस्त? 2। तो जब ये 2 डाइस आपको दिए जाएंगे ना, मान लीजिए ये है हमारा डाइस नंबर ए और ये है डाइस नंबर 2, तो इनमें भी 3 सिचुएशन बन जाती हैं, इनमें भी 3 सिचुएशन बन जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो केस नंबर 2 है इसके अंदर भी 3 सिचुएशन बन सकती हैं, 3 सिचुएशन बन सकती हैं। और वो 3 सिचुएशन क्या होंगी समझते हैं। जैसे कि यदि कोई आपसे कहता है कि आपके पास 2 डाइस गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा केस है? इसका मतलब ये सेकंड केस है। मैंने कहा बिल्कुल ये है हमारा केस नंबर 2, यानी कि हमारे पास 2 डाइस गिवन है। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने 2 डाइस दिए हैं, इनके बीच में केवल कोई एक नंबर कॉमन होगा। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर कॉमन होगा। जैसे कि यहां देखिए 4 लिखा है, वहां देखिए 4 लिखा है, इसका मतलब when only one number is common, यानी कि आपके पास 2 डाइस दिए गए हैं और उन दोनों डाइस के बीच में कोई एक नंबर कॉमन है। केस नंबर 2 के अंदर भी एक और केस। अच्छा, ये हो गया समझ लो 2.1। फिर होता है केस नंबर 2.2, यानी कि दूसरे के अंदर भी दूसरा, कि भैया फिर से तुमको मैंने 2 डाइस दे दिए, लेकिन इस बार सिचुएशन ये होगी 1 3 5, ये मान लीजिए हो गया 4 3 1। अब देखो अभी भी तुम्हारे पास 2 डाइस है, लेकिन जहां पहले केवल एक नंबर कॉमन था, जहां पहले केवल एक नंबर कॉमन था, अब यहां 2 नंबर कॉमन है। नंबर 3 नंबर 1 यहां भी है और नंबर 3 नंबर 1 यहां भी है। इसका मतलब दूसरे केस में 2 नंबर आपके सामने कॉमन आ जाएंगे। ये 2.1 जब केवल एक नंबर कॉमन है, ये 2.2 जब आपके पास 2 नंबर कॉमन है। फिर ऐसे ही होता है हमारे पास केस 2.3, जबकि अब कोई हमारे साथी गण सोच रहे होंगे कि भैया पहला केस में एक नंबर कॉमन है, दूसरे केस में 2 नंबर कॉमन है, तो तीसरे में तीनों कॉमन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, तीसरे में यदि तीनों कॉमन हो जाएंगे तो हम अलग अलग डाइस बनाएंगे ही क्यों? तीसरा केस का मतलब होता है कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, कुछ कॉमन ही नहीं है। यानी कि यदि मान लीजिए यहाँ 1 3 5 लिखा है तो यहाँ 2 4 6 लिखा होगा, कुछ कॉमन ही नहीं होगा। और यही चीज यहाँ लिखी है, when only one number is common, when only 2 number is common and when no number is common, no लिखा हुआ है ना, no number is common। ये होता है केस 2.1 2.2 2.3। और हमें इस चैप्टर में सबसे पहले केस नंबर 2 से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब आप केस नंबर 2 पढ़ लोगे, यानी कि 2.1 पढ़ लोगे, 2.2 पढ़ लोगे, 2.3 पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। कैसे समझाऊंगा, फिलहाल शुरू करते हैं हम। पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि ये होती है हमारी आउटलाइन चैप्टर को शुरू करने से पहले। अच्छा, थोड़ा सा ओपन डाइस के बारे में भी बता देता हूं। वैसे तो मैंने बता दिया ओपन डाइस का मतलब ये वाला सीन हो जाएगा कि भैया आपके पास कुछ इस तरीके से डाइसेस गिवन होंगे, 1 3 5 2 4, मान लीजिए 6, है ना। इस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी डी ई एफ, नॉर्मली कितना भी कुछ भी दिया हो, लेकिन फेस हमेशा 6 ही होंगे। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, इसका मतलब होता है ओपन डाइस, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपके पास बेसिकली टोटल 4 केस हैं पढ़ने के लिए। ओपन के केवल 1 और क्लोज में 3 होता है। केस नंबर 1 केवल 1 डाइस दिया जाए, केस नंबर 2 2 डाइस दिए जाए, केस नंबर 3 2 से ज्यादा। लेकिन जो केस नंबर 2 है उसके अंदर भी 3 सिचुएशन होती हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो होगी बहुत सारी बातें। अब हम करते हैं हमारे चैप्टर की शुरुआत, और चैप्टर की शुरुआत होगी व्हेन 2 पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन। यानी कि यदि मैं आपसे लॉजिकली पूछूं ये कौन सा केस है, तो आप बोलेंगे सर ये है हमारा केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में भी
2.1 था, 2.2 था और 2.3 था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 2.1, उसके बाद 2.2 एंड 2.3 कवर करेंगे। चलिए, तो व्हाट इज हमारा केस 2? केस 2 है जबकि आपके पास 2 डाइस दिए जाएंगे और उनमें केवल एक नंबर कॉमन होगा, यानी कि ये है 2 तो ये है 2.1। ओके, ये मैं इतना डिटेल में या इतने आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोट्स बनाते वक्त क्या होता है, कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है कि सर क्या पढ़ा दिया आपने। ओके, चलो अब करना क्या है या कैसे इस चैप्टर को डील करना है, तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। देखो, मैं बोलूंगा वो रूल्स आप लिख भी लेंगे और पहले समझ लेते हैं। सिंपल सा रूल है। क्या होता है दोस्त, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मान लीजिए, मान कह लो, इधर कुछ ऐसा है नहीं तो मैं आपको मनवा देता हूं। मान लो आप इस डाइस में यहां से देख रहे हो, ध्यान सुनना, समझ, थोड़ा सा फील भी करना। मान लीजिए डाइस है तुम्हारे सामने, मैं यदि तुमसे कहूं कि तुमको ये दिख रहा है, ये बल्ब दिख रहा है, ये दिख रहा है, आप बोलेंगे सर हाँ सही समझ में आ रहा है, बल्ब दिख रहा है, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूं। लो, हाँ ठीक है, रहने दो, छोड़ो, ये बल्ब दिख रहा है। अब मैं यदि तुमसे पूछूं क्या इसके जो अपोजिट वाली सरफेस है, यानी कि जैसे कि ये वाली सरफेस है, इसके अपोजिट ये वाली सरफेस होगी, क्या वो नजर आएगी तुम्हें? अरे मुझे भी नजर नहीं आ रही और आपको भी नजर नहीं आएगी। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाली सरफेस दिख रही है अभी आपको, आप बोलेंगे शायद हाँ, लेकिन क्या इसके पीछे वाली सरफेस आपको नजर आएगी? नहीं। और डाइस में यही चीज रूल का काम करती है, यही रूल डाइस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है। यानी कि जो खास बात आपको जाननी है, पहचाननी है, वो ये है, कभी भी अपोजिट फेस, अपोजिट सरफेस, जिसे मैं अपनी सहूलियत के लिए और अपने साथियों की सहूलियत के लिए दुश्मन बोल देता हूं, इसका दुश्मन मैं इसको बोल देता हूं, इसका दुश्मन मैं इसको बोल देता हूं, इसका दुश्मन मैं इसको बोलता हूं। तो कभी भी अपोजिट सरफेस, अपोजिट फेस या दुश्मन फेस, दुश्मन फलक हिंदी में उसे और बोला जाए तो हिंदी में से फलक भी बोलते हैं, फलक, फलक, दीवाल, फलक। फिर से सुन लीजिए, अपोजिट फेस, अपोजिट वॉल, अपोजिट नंबर, नंबर नहीं बोलते, अपोजिट फलक कभी भी आपको साथ में नजर नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सर यदि मुझे ये नजर आ रहा है तो इसके पीछे वाला हिस्सा कैसे नजर आ सकता है? और यही डाइस में रूल का काम करता है। तो आपको जो रूल लिखना है वो ये लिखना है दोस्त कि ऑपोजिट, मैं हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, ऑपोजिट फेसेस कैन नेवर बी टुगेदर, कैन नेवर बी टुगेदर। हिंदी में बोला जाए तो विपरीत फलक कभी भी साथ में नजर नहीं आएंगी। और याद रखिएगा, हम यहां ऑपोजिट को एनिमी यानी कि दुश्मन बोलते हैं। मतलब ये मेरा तरीका है, मैं ऑपोजिट को दुश्मन बोल देता हूं बेसिकली, कि जो दुश्मन लोग हैं वो कभी भी साथ में नहीं आने वाले। और ये तो हम जानते हैं दुश्मन कभी भी साथ में नहीं होते, इसलिए मैं इनको दुश्मन बोल देता हूं। अब सर समझ गए कि जो अपोजिट फेसेस हैं या जो दुश्मन फेसेस हैं वो कभी भी साथ में नजर नहीं आने चाहिए। मान ली आपकी बात, मान ली, समझ गए। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जब मैंने आपके सामने ये जो डाइस दिया है तो इसमें आपने एक रूल तो बता दिया कि सर दुश्मन जो फलक हैं वो कभी भी साथ में नहीं आएंगी, मान लिया, लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन किसका दुश्मन है? हाँ जी, इस चैप्टर में आपको सबसे पहला काम यही करना होता है कि भाई यदि मेरा दुश्मन, मान लीजिए मेरा नाम राहुल है और मेरे दुश्मन का नाम अजय है, तो बड़ा आसान हो गया कि राहुल और अजय कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे। लेकिन यदि हमें यानी कि राहुल को ये पता ही ना हो कि मेरा दुश्मन है कौन, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक ही काम किया जाता है, दुश्मन को पता किया जाता है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ दुश्मन। पहले आप अपोजिट, विपरीत, जिसे मैं दुश्मन भी बोलता हूं, उनको पहचान लो और फिर बस इतना ध्यान रख लो कि कोई भी दुश्मन या कोई भी अपोजिट व्यक्ति साथ में ना आए। ठीक है, अब पहचानने का क्या तरीका होगा इस केस में? बड़ा सिंपल है दोस्त। जब भी आपको ऐसा केस दिया जाए जिसमें 2 डाइस हो और कोई एक नंबर कॉमन हो, जैसे यदि आप यहां ध्यान दें तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है सर? 3 यहां भी लिखा है और 3 यहां भी लिखा है। ध्यान से देखिए, तो आपने करना क्या है, आपने 3 लिखा, ये वाला 3 कॉमनली लिख लिया। अब इसमें ध्यान से देखो, आप 3 नंबर को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे ही मैं 3 नंबर को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमूंगा, इस वाले डाइस में ये डाइस नंबर 1 लिख देता हूं और ये डाइस नंबर 2 लिख देता हूं। सेम काम यहां कर लीजिए, 3 नंबर को पकड़कर इसमें घूम जाइए, 3 को पकड़कर ऐसे घूम जाओ, 3 को पकड़कर ऐसे घूम जाओ। तो जब मैंने 3 को पकड़ के इस तरफ घूमा तो 3 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आया 1। सेम काम मैंने इसमें किया, 3 के बाद क्या आया 5, और 5 के बाद क्या आया 6। इतना कर लेना है बस, क्योंकि जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर 1 का दुश्मन 6 निकल कर आ गया, 4 का दुश्मन सर 5 निकल के आ गया, और 3 के लिए कौन बचा दोस्त 2।
कुछ लोग हमारे सोच रहे होंगे सर आपने 3 के लिए 2 कैसे लिख दिया। मेरे भाई जब हम नंबर करेंगे, आपको ये चीज मैं बता चुका हूं कि किसी भी पासे में केवल 6 ही नंबर हो सकते हैं। तो आपको 1 मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, तो 3 के लिए बचा क्या, 2 ही ना बचा। फिर से सुन लीजिए क्या किया हमने, जो कॉमन नंबर है उसको लिखा, दोनों को क्लॉकवाइज घुमाया, जैसे कि हम इस तरफ, क्लॉकवाइज का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, इंग्लिश में क्लॉकवाइज, और आम भाषा में घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती ना, तो अपन ने घड़ी की दिशा में घूमना शुरू किया। तो 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद सर 1 आया, हमने वो लिख दिया। इस पास में 3 के बाद 5 आया, तो अपन ने सीक्वेंस में फिर से लिख दिया। तो 1 का दुश्मन 6 बन गया, 4 का दुश्मन 5 बन गया, और 3 के लिए जो दुश्मन बचा वो है 2। इसका मतलब अब हमें एक चीज पता चल गई कि कौन किसका अपोजिट है या कौन किसका दुश्मन है। पहली बात तो ये। अब यदि कोई आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भैया बताओ 5 के अपोजिट कौन सा नंबर बैठा है, 5 के विपरीत अपोजिट कौन सा नंबर बैठा है, तो आपको क्या बोल देना, सर 5 के अपोजिट नंबर 4 बैठा है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। मान लीजिए किसी ने पूछा कि भैया 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आपने बोल दिया 3 के अपोजिट से नंबर 2 आएगा, लीजिए ये हो गया। मान लीजिए किसी ने पूछा 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप बता देंगे 1। ये आपने इस तरीके से बता देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो और बताते हैं। अच्छा, कोई लोग सोच रहे होंगे कि सर हम जरूरी है क्या क्लॉकवाइज चलें, अपोजिट नहीं जा सकते, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते। भाई तुम्हारी मर्जी है तो तुम ऐसे भी चल लो, ऐसे भी चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान क्या रखना है, यदि इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसमें क्लॉकवाइज जाओ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा भी कर लीजिए, देखो यदि मैं ऐसे चलता हूं 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, और इसमें देखो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5 आया, तो वही ना 4 का 5, 6 का 1, 3 का 2, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। चलो इतना काम करने पर आपको क्या पता लग जाएगा कि कौन किसका दुश्मन है। जैसे कि यहां देखिए कौन है कॉमन, दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 2 4 6 3 5। सर यहां भी 4 है सर, और यहां भी 4 है, तो बस 4 को पकड़ो और घूमना शुरू कर दो। सर 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 2, सर इसमें 4 के बाद आएगा सर 3, 3 के बाद आएगा 5, यानी कि 2 का दुश्मन 5 निकल के आया, 6 के लिए 3 आया और 1, 4 के लिए बचा 1। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन किसका दुश्मन है। ओके, चलिए डायरेक्ट यदि कोई आपसे पूछता है कि कौन किसका दुश्मन है, तो आप इसी से आंसर दे सकते हैं। ओके, चलो जैसे कि ये है क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि दुश्मन कैसे पता करना है, फिर एक्चुअल में क्वेश्चन बनते कैसे हैं या पूछते कैसे हैं वो तो मैं बताऊंगा। अब यहां बताओ आप, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 6, इसका मतलब कॉमन कौन सा नंबर है? जो नंबर कॉमन मुझे नजर आ रहा है वो है सर नंबर 5। तो बस क्या करना, 5 से शुरू करो घूमना। सर 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद सर 3 आएगा, यहां सर 5 के बाद सर 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, यानी कि 3 के दुश्मन 6 बन गया, 1 के लिए 2 बचा और 5 के लिए 4। इस तरीके से अपन ने निकाल लिए दुश्मन। ओके, ये हो गया दुश्मन निकालने का तरीका। दोस्तों आपके सामने जो डाइसेस दिए गए हैं, अभी तक मैंने आपको नंबर वाले बताए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मान लीजिए मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं, मान लो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूं ये A B C C D और E। अब यदि कोई तुमसे पूछता है कि बताओ F के अपोजिट क्या है, मान लो मैंने आपके सामने ये 2 डाइस दी और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए F के अपोजिट या फिर F की अपोजिट फेस पर, फलक पर कौन सा लेटर लिखा है, या फिर ये पूछ लूं कि F का दुश्मन कौन सा है। आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, सर C दिख रहा है, C यहां भी है, C यहां भी, C को पकड़ो, घूम जाओ। जैसे ही तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो C से पहले मिलेगा B और B से मिलेगा तुम्हें A, और इस केस में C से घूमो बेटा क्लॉकवाइज तो ये D और ये E। इसका मतलब A और E, B और D और C के लिए कौन बचा, F। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि सर F का दुश्मन कौन निकल कर आया, C निकल कर आया। ओके, ये हो गया तरीका। ऑल्दो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको फटाक से पता चल जाएगा। ध्यान से समझो कैसे पता चल जाएगा बेटा। यहां देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे पता लग जाता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा लॉजिकली। तो यदि तुम देखोगे तो नंबर 1 तुम्हें दिख रहा है, नंबर 2 दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, नंबर 6 दिख रहा है, तो 5 के लिए तो 4 ही बचेगा ना। कॉमन सेंस लगाओ, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 5 के लिए ही अपोजिट, यहां कॉमन 5 है, यहां कॉमन 5 है, तो इसके लिए क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना। ऐसे भी पता कर सकते हैं। एनीवेज, लेकिन हमेशा बेसिक तरीका बहुत खास होता है, उसको जानना जरूरी है। अब आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका तो ये होता है कि आपके सामने मैंने ये डाइस दे दिए 2, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये रख दिए क्या, डाइस।
ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन वाले डाइस रख दिए कि भैया ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके सामने ये है डाइस नंबर 1 और ये है डाइस नंबर 2 और आपसे पूछा गया है कि यदि इन्हीं डाइस को हम एक बार और रोल कर दें, मतलब रोल करने का मतलब मान लो ये डाइस है सांप सीढ़ी वाला, मैंने एक बार घुमाया, कुछ नंबर मुझे दिखे, फिर मैंने इसी डाइस को दोबारा घुमाया, ठीक है, डाइस नहीं बदला जाता, केवल उसकी पोजीशन बदली जाती है। तुमने एक बार घुमाया ये आया, फिर दूसरी बार घुमाया ये आया, अब मैंने बोला इसी डाइस को एक बार और घुमा दो, तो जब मैं तीसरी बार उसको घुमाऊंगा तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा वाला डाइस हो सकता है। निकालने का तरीका, पहचानने का तरीका अभी भी वही। सबसे पहला काम क्या होता है दोस्त, दुश्मन पता करो, दुश्मन पता करो। अच्छा, ये हम कौन सा वाला दुश्मन पता करेंगे जिसमें 1 नंबर कॉमन है, कोई एक नंबर कॉमन है दोनों डाइस में। ध्यान से देखिए 1 3 5 2 5 6, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वही वाला डाइस उठाया है, यानी कि 5 कॉमन है तो मैंने 5 लिखा, घूमना शुरू किया तो 5 के बाद आएगा 1 और 3 और इसमें 5 के बाद आएगा 2 और 6। 3 का दुश्मन 6 है, 1 का दुश्मन 2 है और 5 के लिए दुश्मन बैठा 4। ये तो पता चल गई तुम्हें दुश्मन की कहानी। अब हमारे लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ध्यान से समझिए, ये है मान लो हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या ये हमारा आंसर बनेगा, तो आपके लिए आंसर होगा नो। कारण बता देता हूं, तुम ये बात जान चुके हो कि 4 और 5 आपस में दुश्मन हैं, विपरीत हैं। 4 और 5 आपस में दुश्मन हैं, विपरीत हैं। और अभी अभी हमने जो कहानी सुनी थी वो ये थी, कभी भी दुश्मन या विपरीत फलक साथ में नजर नहीं आने चाहिए। और इस पासे में 4 और 5, इस पासे में 4 और 5 साथ में नजर आ गए। इस पासे में ध्यान से देखिए आप, 4 और 5, ये ध्यान से देखो 4 और 5 आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, 4 और 5 एक साथ नजर आ रहे हैं। और यहां तो हमें पता था ना कि 4 और 5 तो दुश्मन है, जो दुश्मन होते हैं वो कभी भी साथ में नजर नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो भैया कहीं से कहीं नहीं हो सकता, काटो इसको लो। अच्छा, क्या सर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमें पता है 3 और 6 दुश्मन है, और यहां देखो 3 और 6 साथ में पसरे हुए हैं। ये देखो तुम 3 और 6 को तो तुमने साथ में रख रखा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बड़ा आसान है चेक करना, और चेक कर लो। क्या सर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, दोस्त ये भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता था कि 1 और 2 दुश्मन है, और यहां देखो 1 और 2 साथ में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। पर फिर भी इसको भी चेक कर लो कि कहीं कोई दुश्मन साथ में नहीं है। बेटा 6 का दुश्मन कौन है, 6 का दुश्मन तो 3 है, पर ये लोग साथ में तो नहीं बैठे 3 के। अच्छा, 2 का दुश्मन कौन था, 2 का दुश्मन सर 1 था, पर वो भी यहां साथ में नहीं बैठा है। सर 5 का दुश्मन और 4 का दुश्मन, देखो एक दूसरे के 4 और 5 दुश्मन है, पर वो भी साथ में नहीं बैठे। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सबसे सूटेबल आंसर बन रहा है। इस तरीके से आपको पता कर लेना। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो मैं आपको समझा रहा हूं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसमें अल्फाबेटिकल क्वेश्चन दे दिया कि भैया ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करना है, अगेन सेम तरीका अपनाना है। कौन सा व्यक्ति कॉमन है, व्यक्ति मतलब कैरेक्टर एफ। लो भैया एफ से चलेंगे क्लॉकवाइज तो ए मिलेगा, फिर सर ए के बाद मुझे बी मिलेगा, और इस केस में एफ से सी, सी से ई, एफ के बाद सी मिलेगा, सी के बाद ई मिलेगा। इसका मतलब बी और ई दुश्मन है सर, हाँ जी सही है, ए और सी दुश्मन है। और बेटा एफ के लिए कौन बचा, एफ के लिए तो डी बचा ना, ए बी सी डी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ये तो डी ही ना बचेगा। इसका मतलब एफ के लिए हो गया दुश्मन डी। अब पहचानो कि कौन किसके लिए दुश्मन है, उसके बाद ऑप्शन में कौन किसके साथ बैठा है या नहीं बैठा है। चलिए, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अरे 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 भैया यही ऑप्शन है, देखो पहला ही ऑप्शन निकल आया। चलो, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि पहला ही सही हो गया, अगली की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये ऑप्शन, इसको मैं बी बोल देता हूं, ठीक है, ये ए मेरा पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा क्यों नहीं होता। बेटा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें ए और सी देखो साथ में आ गए, ए और सी ये साथ में आ गए ना, जबकि ये दुश्मन थे, तो ये नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन नंबर सी वाला, इसको देखते हैं, क्या हम इसको कंसीडर करेंगे, नहीं। इसमें देखो बी और ई साथ में आ गए, जबकि तुम्हें पता है बी और ई दुश्मन है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी और एफ दुश्मन है, डी और एफ दुश्मन है, और यहां देखो ये साथ में बैठे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है, लेकिन वो पहले ही दिया था और वो मैंने पहला ही देखा और वो क्लिक हो गया, ठीक है। एनीवेज, आपने बस इतना चेक करना है कि क्या दुश्मन साथ में बैठे हैं। यदि दुश्मन साथ में बैठे हैं तो अपन ने कर ली टाटा बाय बाय, राम राम सिया राम, निकल जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, दुश्मन साथ में नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक होता है।
चलिए अपन पियेंगे पानी और तुम करोगे अगला प्रश्न। कैसे करोगे जब तक दिखेगा नहीं, तो अपन रख देते हैं आपके सामने एक प्रश्न। अब देखो इस प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया हमने कि बताओ उस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। बेटा वो हालांकि क्वेश्चन मार्क जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन मार्क जो है क्या बताना चाहता है। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहला काम तुम्हारा एक ही रहने वाला है, दुश्मन पता करो, क्योंकि दुश्मन पता करने के बाद ही कोई अलग काम कर पाओगे। तो हमारे पास 2 डाइस गिवन है और इन दोनों डाइसों में एक नंबर कॉमन है जो कि है 6। तो सबसे पहला काम क्या करो, 6 को पकड़ो और चेक करो कौन किसका दुश्मन है। 6 के बाद 2 आया, 2 के बाद 5 आया सर, 6 के बाद आएगा सर 3 और 3 के बाद 1, यानी कि 5 का दुश्मन 1 है, 2 का दुश्मन 3 है और 6 के लिए कौन बचा 4। तो आपने अपने दुश्मन जो है वो यहां लिख लो, 5 1 2 3 और 6 4, ये तुमने दुश्मन यहां लिख दिए। ओके चलो अब कहानी क्या है सुनो। मेन चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो एरो लगा देंगे। वो एरो लगा देंगे और तुम्हें बताना होता है कि वो जो एरो जहां लगा है, मान लीजिए मैंने एरो ऐसे लगा के बता दिया, तो बेसिकली एरो लगाने का मतलब होता है वो ये पूछते हैं कि इस जगह पर कौन सा नंबर या कौन सा लेटर आएगा। तो अब आपको ये पहचानना है कि जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, ऑलवेज रिमेंबर जो एरो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एरो है ये हमें पूछना चाहता है कि 2 के अपोजिट कौन आएगा। ध्यान से देखिए, यदि मैं एरो यहां लगा देता इस तरीके से तो ये 5 के अपोजिट पूछा जाता। यदि मैं एरो इस तरीके से लगा देता तो ये 6 के अपोजिट पूछा जाता। लेकिन उन्होंने जो एरो लगाया है वो कहां लगाया है, इस तरफ। कैसे पहचानते हैं कि किसका अपोजिट है? आपको पहचानने के लिए बस इतना देखना होता है कि वो जो एरो है सबसे दूर किससे दूर है। जैसे कि मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा डाइस बनाता हूं, ए लिखा है, सी लिखा है, एफ लिखा है। मान लो मैंने एरो ऐसे बना दिया, ये एरो ऐसे बना दिया, तो ये एरो किसका अपोजिट पूछ रहा है। ये कैसे पता करते हैं, ये जो एरो है सी और एफ के तो पास में है, ये एरो सबसे दूर किससे है, ए से, इसका मतलब ये ए के अपोजिट पूछ रहा है। मान लो मैंने एरो ऐसे लगा दिया होता ऐसे, तो अब ये जो एरो है ये सी और ए के तो पास में है, किससे दूर हो गया, एफ से, इसका मतलब ये एफ के अपोजिट पूछ रहा है। ऐसे ही जब मैंने एरो यहां लगा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर ए और एफ के तो आप पास में हो, तो सबसे दूर किससे हो, सी से। तो जो एरो होता है जिससे दूर होता है उसके अपोजिट को वो जानना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये तो कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है, कुछ चीजें हमें देखकर भी समझनी होती है कि वो दरअसल पूछना क्या चाहता है। तो इस एरो में दरअसल वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं, इस एरो में वो हमसे ये पूछना चाहते हैं भैया कि जैसे कि 5 का दुश्मन यहां बैठा है, 6 का दुश्मन यहां बैठा है, तो 2 का दुश्मन तो यहीं बैठेगा, है ना, 2 का दुश्मन यहीं बैठेगा। तो आप बता दो कि वो जो एरो है जो कि 2 के दुश्मन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां कौन बैठेगा। तो आपका आंसर सोचिए क्या हो जाएगा, 2 का दुश्मन कौन नजर आ रहा है, 3, यानी कि आपका आंसर हो गया यहां 3। और इसी प्रश्न में मान लीजिए मैंने एरो यहां लगा दिया होता ऐसे, यहां मैं आपसे पूछता, तो अब ये एरो क्या बोल रहा है कि सर 6 और 1 के तो आप पास में बैठे हो, इसका मतलब ये जो एरो है ये पूछ रहा है कि नीचे कौन बैठा है, नीचे कौन है, नीचे, और नीचे का मतलब 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट दोस्त 2, तो यहां आंसर 2 हो जाता। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं एरो यहां लगा देता, तो अब आप समझ जाते कि सर 3 और 6 के तो पास में है एरो, यानी कि जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 1 के अपोजिट, और 1 के अपोजिट क्या है, 5। इस तरीके से आपको एरो को जज करना है और फिर क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये बात समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से एरोस को देखते हैं या उनको जज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये जो अभी आप सीख रहे हैं याद रखिएगा, ये हमारा केस 2 है जिसमें आपको 2 डाइस दिए जाते हैं और उसमें भी 2.1 है जिसमें दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होता है। हमने क्या सीखा, सबसे पहला काम दुश्मन पता करते हैं, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कहीं हमारे दुश्मन साथ में तो नहीं बैठ गए। यदि साथ में बैठ गए तो उसको भगा दो, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए स्लाइड आगे करो ना महाराज। लो, प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। कैसे बदल दिया, ध्यान से देखिए। अब यहां आपको देखने पर 3 डाइस नजर आ रहे हैं, पर दोस्त तीसरा डाइस क्वेश्चन वाला डाइस है। ध्यान से देखिए, तीसरे डाइस में तो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न के लिए अभी भी तुमको 2 डाइस दिए गए हैं। ये है पहला डाइस और ये है दूसरा। सबसे पहला काम क्या है, कॉमन पकड़ो। लीजिए ये कॉमन है सर, नंबर 3 कॉमन है। फिर दुश्मन पता करने के लिए घूम जाइए सर क्लॉकवाइज। 3 के बाद घूमेंगे तो सर 6, 6 के बाद घूमेंगे तो सर 2।
इसमें सर 3 के बाद 1 और 1 के बाद सर 4, यानी कि 2 का दुश्मन 4, 6 का दुश्मन सर 1 और 3 के लिए कौन बचेगा सर 5 बचेगा, और कौन बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि इस सिचुएशन में जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं वो तो ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि मैंने क्या किया, एक डाइस बनाया है ना, अपन ने एक बार घुमाया ये दिखा, दूसरी बार ये घुमाया, तीसरी बार घुमाया होगा तो कोई नया डाइस आया होगा। मान लीजिए ये है डाइस, इसमें एक जगह पे 4 लिखा, एक जगह पर 5 लिखा और एक जगह पे लगा दिया अपन ने क्वेश्चन मार्क। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आ सकता है, और तुम्हारे लिए उन्होंने ऑप्शन भी दे दिए, क्या आ सकता है और तुम्हारे लिए उन्होंने क्या दे दिए, ऑप्शन भी दे दिए। मैंने कहा अच्छा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करो दोस्त, यहां बैठा कौन है, पहले से 4 बैठा है ना, 4। यदि यहां 4 बैठा है तो क्या 4 का जो दुश्मन है 2, मान लो यहां पहले से 4 बैठा है, तो क्या मैं यहां 2 को लिख सकता हूं, इस जगह पे 2 आ सकता है, कतई नहीं, क्योंकि दुश्मन कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर मैंने देखा नीचे 5, भैया यदि यहां 5 बैठा है और 5 का दुश्मन 3 है तो मैं यहां 3 भी नहीं लिख सकता, तो ये भी चला गया 3, क्योंकि दुश्मन तो चाहिए ही नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आते हैं अगले पर। अगला जो हमारा है वो ये है कि भैया ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में 1 बचा और 4 बचा। अरे भैया जब पहले से 4 वहां लिखा है तो 4 को हम दोबारा तो लिख नहीं पाएंगे, तो 4 को भी कट्टी कट्टी कर दो, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि यहां कौन आएगा सर, इस जगह पर आएगा, क्या इस जगह पर, इस जगह पर कौन आएगा, इस जगह पर 1 आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। क्लियर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि भैया क्या ही हमारे लिए आंसर आने वाला है। ओके चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अरे कहां भाग रहा हो भैया, अगले प्रश्न वाले आदमी तो थम जाओ, ऐसा लपक के भागता है ना ये देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां से सिनेरियो थोड़ा सा बेटा चेंज हो जाता है। सिनेरियो चेंज कैसे हो रहा है समझते हैं, ठीक है। हालांकि ये हम केस नंबर 2 में 2.2 बताते हैं, पर फिर भी यहां भी बता देता हूं, सुन ले। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है और इस क्वेश्चन में जो है, पेन को चेंज करते हैं पहले तो, अगेन 2 डाइस है और तीसरे डाइस में अगेन फिर से क्वेश्चन मार्क है, ठीक। सबसे पहला काम क्या है, कॉमन पकड़ो, कॉमन 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 कॉमन, सर 2 नंबर यहां है कॉमन, 2 नंबर यहां है कॉमन, अपन ने पकड़ा 2, सर सबसे पहले इनके निकालो दुश्मन, तो 2 से अपन चले 3, 3 से चले सर 5 और यहां 2 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 1, 5 का दुश्मन 1, 3 का दुश्मन 6, तो 2 के लिए बचा 4। ये अपन ने पता कर लिया दुश्मन, बहुत बढ़िया पता कर लिया। अब दुश्मन पता करने के बाद हमसे पूछा गया कि यहां क्या आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क यहां लगा के पूछा गया, इस पर्टिकुलर फेस पर फलक पर क्या आएगा। बेटा यहां कौन बैठा है, 2 बैठा है। यदि पहले से 2 बैठा है तो 2 का दुश्मन जो है 4, 2 का दुश्मन कौन है 4, यानी कि मैं इस जगह पर 4 नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि फिर किसको दिक्कत हो जाएगी, 2 को, क्योंकि 2 और 4 आपस में दुश्मन है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो कट गया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा फिर हमें यह भी पता लगा कि पहले से वहां कौन बैठा है सर, 3 बैठा है ना, 3, हाँ जी सर 3 बैठा है। 3 का दुश्मन कौन है सर, 6, यानी कि सर मैं यहां गलती से 6 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर 3 को दिक्कत हो जाएगी, है ना, हमने कहा 6 भी हटा दो। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, नंबर 1 और नंबर 5, 1 और 5। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमारे साथियों को कि सर 1 और 5 यहां दोनों ही आ सकते हैं। अब यदि हम 1 भी लिख सकते हैं यहां और 5 भी लिख सकते हैं यहां, तो कैसे पहचानेंगे कि सर कौन आएगा, 1 आएगा कि 5 आएगा। देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, मतलब इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको केस 2.2 सिखाऊंगा, 2.2। लेकिन उसके पहले यहां आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इतनी जानकारी के बाद एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर बी और डी ये तो हो नहीं सकता, यानी कि 4 और 6 तो कट गया। अब हमें पता चल गया कि सर आएगा या तो 5 या फिर आएगा 1, आएगा या तो 5 या फिर आएगा दोस्त क्या 1, है ना। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल सा एक काम करना है, किसी भी एक नंबर को रख के देख लो। मान लो तुमने क्या रख के देखा दोस्त, यहां रख दिया क्या 5, मान लीजिए आपने रख दिया 5, मैंने कहा रख दो। अब जैसे ही तुमने यहां 5 रखा, इन दोनों डाइस को ध्यान से देखो,
याद रखना, तुम्हें नहीं पता कि तुमने ये जो नंबर 5 लिखा है ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तुम्हें नहीं पता, तुम बस रखकर देख रहे हो। तो तुमने क्या लिख दिया वहां, 5 लिख दिया, ठीक है, हमने कहा रख देते हैं सर। अब जैसे ही तुमने वहां 5 रखा तो इन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन फंस गया। ध्यान से देखिए, यहां भी 2 कॉमन है सर, यहां भी 2 कॉमन है। तो जो काम अभी हमने पहले करके देखा ये वाला फिर से करके देखते हैं। जो कॉमन है उसको लिखो, चेक करो, घूमे 2 के बाद 6 मिलेगा, 2 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 1 मिलेगा, और सर इसमें जब हम 2 के बाद घूमेंगे तो 5 मिलेगा सर, और मिलेगा सर 3, ठीक है। यानी कि 1 का दुश्मन 3 निकल के आ रहा है, अब 6 का दुश्मन 5 निकल के आ रहा है, और 2 के लिए कौन मिल रहा है सर, 4। याद रखिए, हम दोबारा ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सके कि जो मैंने नंबर 5 यहां लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। अब जैसे ही मैंने नंबर 5 वहां लिखा और दोबारा मैंने चेक किया तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। कैसे बदल गई, जहां पहले 3 और 6 दुश्मन थे, जहां पहले 3 का दुश्मन 6 था, अब वहीं 3 का दुश्मन 1 आ गया। जहां पहले 2 और 4 दुश्मन थे, ये तो सही है, लेकिन जहां पहले 1 और 5 दुश्मन थे, 6 और 5 दुश्मन है। भाई साहब ये काम नहीं करना था, यानी कि जो हमारे दुश्मन पहले थे वो तो सर बदल गए। अरे भैया, जब मैंने पासा बदला ही नहीं है, सिर्फ पासे की पोजीशन बदली, मतलब ऐसा थोड़ी कि शकुनी मामा का पासा हटा के अर्जुन का पासा ले आए ना, पासा नहीं बदला है, सिर्फ मैंने क्या बदली, पासे की पोजीशन। पासा तो अभी भी वही है, और यदि पासा वही है तो सर जो पहले अपोजिट थे वही अपोजिट बाद में आने चाहिए थे। दोस्त, इसका मतलब ये जो तुमने 5 नंबर यहां लिखा है ये गलत है, ऑप्शन 5 हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। अब हम कैसे माने कि जो आपने 1 लिखा है वो सही लिखा है? अरे मैं बताऊंगा ना, चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां 5 नहीं लिखा होता, मान लीजिए मैंने यहां क्या लिख दिया होता, 1 लिख दिया होता। मैंने यहां मान लो क्या लिख दिया होता, 1। अब ध्यान से देखिए इन दोनों डाइस में, अच्छा इसको छोड़ दो बेटा, 2 3 5 2 3 1 1 6 2 1 6 2। अरे देखो दोस्त, पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी मैंने आपको केस 2 वाला, केस 2.2 नहीं समझाया है ना, केस 2.2 तो नहीं समझाया है। तो अभी आप मेरी जो बात है वो शायद नहीं समझेंगे, इसीलिए जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है चेक करने वाला, वो वाला तरीका आप अपना लो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसका अगला केस समझाऊंगा, यानी कि केस नंबर 2.2, तो आपको एक चीज पढ़ने मिलेगी। चलो समझा ही देता हूं थोड़ा सा, ताकि जो बच्चे हमारे स्मार्ट हैं वो समझ जाएंगे। क्या होता है जब आप इसमें एक नंबर लिखोगे, क्या नंबर लिखोगे, एक नंबर, तो इन दोनों में क्या होने वाला है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या आ गई सर, 1 और 2 कॉमन यहां भी है सर, 1 और 2 कॉमन यहां भी है। ध्यान से देख रहे हो आप, 1 और 2 कॉमन यहां भी है और 1 और 2 कॉमन यहां भी है। यानी कि अभी तक हमने जो पासे पढ़े हैं उसमें केवल 1 नंबर कॉमन था, लेकिन जो हमारा ये वाला केस बन के आ रहा है इसमें तो 2 नंबर कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि अब हम पढ़ना शुरू कर देंगे कौन सा, केस 2.2। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, अभी नॉर्मली समझ लो, अभी नॉर्मली समझना, बाकी मैं केस स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा। जब भी आपके सामने ऐसे 2 पासे फंस जाएं जिसमें 2 अंक कॉमन होते हैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ 1 2 और यहां लिखा हुआ है 2 1, है ना, यहां 1 2 वहां 1 2, आपने बस इतना चेक करना है कि ये जो नंबर लिखे हैं ये सेम तरीके से लिखे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज या अपोजिट। ध्यान सुनिएगा, जैसे जब आप इसको देखते हो, इसको जैसे मैं 1 से 2 आता हूं, तो इस केस में 1 से 2 में से को आने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, लेकिन यहां मुझे 1 से 2 आने के लिए कैसे चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2 आने के लिए क्लॉकवाइज और 1 से 2 आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। यदि एक तरफ मुझे क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है और एक तरफ मुझे एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो तीसरा नंबर बचा है, जो भी तीसरा नंबर हमारे पास बचा है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले के तीसरे नंबर के अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब ऑटोमेटिकली 6 अपोजिट 3 निकलकर आना चाहिए, ऑटोमेटिकली 6 अपोजिट 3 निकलकर आना चाहिए। क्या 6 3 का अपोजिट था? हां जी बिल्कुल था। अब ये जो बात है, अभी ये जो बात है ये अभी उतनी पछती नहीं है, ये केस 2.2 है जो मैं आपको एग्जैक्टली वहीं समझाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए आप नोट कर लें,
अभी जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा दोस्त। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूं, आपको जब भी ऐसे दो पासे मिल जाएं जिसमें 2 अंक कॉमन हो तो ये चेक कर लो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्योंकि ये ही चीज आपको हेल्प करेगी सीखने में। जैसे कि यदि आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। इसी क्वेश्चन में यदि मान लो मैंने यहां 1 लिख दिया, अब ध्यान से देखिए 2 और 3, जब मैं 2 से 3 चेक कर रहा हूं तो ये क्या है सर, क्लॉकवाइज जाने का तरीका। 2 से 3 के लिए मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, लेकिन यहां देखो सर 2 से 3 के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के उल्टे बैठे हैं, एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे के उल्टे बैठे हैं, और यदि ये एक दूसरे के उल्टे बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा नंबर है वो इस वाले पासे के तीसरे नंबर के अपोजिट हो जाना चाहिए, यानी कि 5 और 1 अपोजिट होने चाहिए, जो कि अभी अभी हमने सीखा कि 5 और 1 अपोजिट थे। याद है अभी हमने जब अपोजिट निकाले थे तो 5 किसका अपोजिट आ रहा था, 1 का अपोजिट आ रहा था ना। इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। जिनको समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया हो तो बस इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको केस 2.2 सिखाऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न ये है भैया, अगला प्रश्न सेम तरीका सेम फंडा, ठीक है। A B C D E F, चलो A B C D E F क्या है कॉमन सर, 2 पासे दिए गए हैं और दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है सर, D है ना। बताओ, मैं सर्कल C पर लगा रहा हूं, बोल D रहा हूं। चलिए तो अपन ने क्या करना है सर, सबसे पहले पकड़ना है C को और घूम जाना है सर। इसमें जब मैं C से घूमा तो सर C के बाद आया A के बाद आया सर B, ये अपन ने नोट कर लिया सर। इसके बाद सर C के बाद आएगा सर D और D के बाद आएगा सर F, यानी कि B का अपोजिट सर F, A का अपोजिट सर D, और C के लिए कौन बचेगा दोस्त, E बचेगा ना। A B C D E E तो होते हैं। अब बस आपको बता देना है कि इधर कौन कौन आ सकता है। ध्यान से समझिए बेटा, यहां पहले से A लिखा हुआ है, यहां पहले से A लिखा हुआ है। अब यदि यहां A लिखा हुआ है तो यहां क्या नहीं आ सकता, A का दुश्मन कौन है सर, A का दुश्मन सर D है, यानी कि D तो यहां नहीं आ सकता, हाँ या ना सर। A का दुश्मन D है तो वो तो नहीं आएगा। अच्छा बेटा, यहां पहले से B लिखा हुआ है तो यहां सर B लिखा हुआ है तो सर यहां F भी नहीं आ सकता। A और B तो पहले से लिखे हैं तो सर A और B भी चले गए। अब बस आपको एक चीज पता चल गई कि आने को सिर्फ E और C आएंगे, यानी कि सर यहां A और B लिखा है, यहां भी A और B लिखा है। अब ध्यान से समझना है कि यहां E और C में से कोई एक आएगा, E और C में से कोई एक एक आएगा, लेकिन अब आपको यह चेक करना है कि कौन कहां कैसे आएगा। E और C में से इतना तो पता चल रहा है हमें कि E और C में से कोई एक एक आएगा, कोई E इस तरफ हो सकता है, C इस तरफ हो सकता है, लेकिन कौन आएगा ये पता करने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां क्या लिख दिया दोस्त, C लिख दिया। अरे यार देखने के लिए तो मुझे काला पेन लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहां क्या लिख दिया, C लिख दिया, ठीक है C। अब अरे लिख लो भाई। अब जैसे मैं यहां C लिख रहा हूं तो इन दोनों को देखो, इन दोनों में हमारा एक लॉजिक लग जाएगा 1 कॉमन वाला। अब ध्यान से देखिए आप, इन दोनों में हमारे पास कौन कॉमन है सर, यहां C लिखा है, D लिखा है, F लिखा है, यहां C लिखा है, A लिखा है, B लिखा है। तो मैंने क्या किया सर, C लिखा है कॉमन और यहां घूमना शुरू कर दिया, C से D, D से F, और यहां भी सर C से A और A से B। ये हम चेक कर रहे हैं कि यहां जब मैंने C लिखा तो सही लिखा कि नहीं लिखा। चेक करने का तरीका है, क्योंकि चेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि सर A, B, D और F नहीं आ सकते। इन दोनों के लिए ऑप्शन या तो E है और C, लेकिन अभी भी हम कंफ्यूजन है ना कि E आएगा कि C आएगा। तो मैंने क्या ट्राई किया, मैंने सोचा एक काम करते हैं, C को रख के देखते हैं। जैसे ही मैंने C को रख के देखा तो इन दोनों में मैंने फिर से क्या लगा दिया, 1 कॉमन वाला, यानी कि ये वाला तरीका लगा दिया। अब जैसे ही मैंने ये तरीका लगाया तो मुझे एक चीज फिर से पता चली कि सर F का दुश्मन अभी भी क्या आ रहा है सर, F का दुश्मन अभी भी क्या आ रहा है सर, B आ रहा है। D का दुश्मन अभी भी क्या आ रहा है सर, A आ रहा है, जो कि ऊपर भी था वही सेम चीज नीचे। तो C के लिए कौन बचा सर, E बचा। क्या कोई चीज हमारी बदली, नहीं बदली। इसका मतलब जो तुमने यहां C उठाया है दोस्त वो एकदम सही उठाया है, क्योंकि C रखने पर कोई भी बदलाव नहीं आया। जो पहले दुश्मन थे अभी भी वही दुश्मन है, यानी कि यहां जो आंसर है वो C ही आएगा। यानी कि यहां कौन आएगा दोस्त, यहां C ही आएगा। और जो चीज मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है, क्योंकि यहां C आ चुका है तो ऑटोमेटिकली दोस्त यहां किसको आना पड़ेगा, E को आना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पता चला आपको। बेटा यदि यहां C आया है तो यहां ऑटोमेटिकली E आया होगा, ये मुझे ऐसे पता। ध्यान से देखो, यही चीज मैं आपको केस नंबर 2 में फिर समझाऊंगा।
जब मैं ए और बी को यहां देख रहा हूं तो ए से बी आने के लिए मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, ए से बी के लिए मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, जबकि यहां मुझे ए से बी के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये पासा इस पासे के अपोजिट बैठा हुआ है, तभी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक है ना। यदि मुझे किसी के पास, जैसे कि मान लीजिए आप किसी के दाएं या क्लॉकवाइज जाना चाहते हो, क्लॉकवाइज का मतलब राइट भी होता है ना, कि आप राइट जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए के राइट हैंड पर या ए के राइट साइड में भी बैठा है क्लॉकवाइज, लेकिन जब मैंने इस वाले को देखा तो ए के लेफ्ट में आ गया क्या, बी, तो अपोजिट ही तो होंगे ना। यदि हम किसी के राइट में और वो हमारे लेफ्ट में, इसका मतलब हम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपके सामने किसी को मैं खड़ा कर दूं, किसी लड़की या लड़की को, तो यदि आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है और आप दोनों एक दूसरे को अपोजिट बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। भाई यदि मैं आपको बोल दूं कि आप साउथ में देख रहे हो तो सामने वाला नॉर्थ में देख रहा होगा, आप ईस्ट में देख रहे हो तो सामने वाला आपको वेस्ट में देख रहा होगा। सेम यहां सीन होता है कि एक यदि क्लॉकवाइज बोल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट फंस गए। तो यहां यदि हमने सी को बिठा लाया और चेक भी कर लिया तो ऑटोमेटिकली वहां ई को आना पड़ेगा, क्योंकि ई और सी एक दूसरे के अपोजिट थे। ये चीज हमें पहले ही पता लग चुकी थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन याद रखिए ये केस नंबर 2.2 है, जो कि हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम केस 2.2 को डील करेंगे इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इस क्वेश्चन में हो गया हमें स्प्रिंट, देखिए, क्योंकि वहां 2 3 5 लिखा है, यहाँ 6 5 5 लिखा हुआ है ना, 2 3 5 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है 6 5 5। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक मिनट देखो, मैं इसको ना चेक कर लेता हूं, क्योंकि जहां तक ये क्वेश्चन है बेटा वो मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको चेक कर देता हूं। ठीक है, अभी तक आपने जो भी सीखा है उसको दोबारा से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज आप सीखोगे यदि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो क्या ही सेंस बचने वाला है ना। सो मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज जरूर करें। अच्छा, इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर कवर किया है? इसके पहले हमने जो चैप्टर कवर किया वो कौन सा चैप्टर था? वो था हमारा कौन सा चैप्टर? क्लॉक था। जिन्होंने भी वो चैप्टर नहीं देखा है एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे और जितने अच्छे से पढ़ेंगे वही चीज आपको काम आएगी किसी भी एग्जाम की बात करें। इसमें हमारा क्या मिसप्रिंट है, क्या मिसप्रिंट है, क्या मिसप्रिंट है, चेक कर लूं 2 3 5 कुछ तो मिसप्रिंट है दोस्त इसमें, 6 5, हाँ वही मैं सोचूं बच्चों, यहाँ 4 था, तभी देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ 4 लिखा हुआ था। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, इसको ब्लैक से ही कर देते अपन, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? इसको काटते हैं, यहां लिखते थे 4। ठीक है, अब क्लियर। ये है तुम्हारा क्या, गिवन डाइस। अब इसमें क्या करना है आपको, सेम काम करना है, कुछ नहीं बदल रहा, ये तो क्वेश्चन है, आपको यहां से पता करना है। तो क्या किया आपने सबसे पहले, सर 2 3 5 6 5 4 कॉमन क्या है, सर यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो सबसे पहले दुश्मन पता करो, घूम जाओ क्लॉकवाइज। 5 के बाद आएगा सर 2, 2 के बाद 3, और उस केस में सर 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, यानी कि 3 का दुश्मन 6 है, 2 का दुश्मन 4 है, तो 5 के लिए कौन बचा सर, 1 बचा। सिंपल सा लॉजिक है, 1 बचेगा। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस ये चेक कर लेना है कि यहाँ कौन आ सकता है और कौन नहीं आएगा। चेक करो, यहाँ 6 बैठा है, तो क्या मैं 6 के दुश्मन 3 को यहाँ रख सकता हूँ? कतई नहीं भैया, कतई नहीं, यानी कि ये तो गया। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो 6 और 3 दुश्मन है, 6 को दिक्कत हो जाएगी, यानी कि ये तो गया। अच्छा, 1 लिखा हुआ है और 1 का दुश्मन 5 है, तो क्या मैं 5 लिख सकता हूँ यहाँ? नहीं, यदि मैंने 5 लिख दिया तो 1 को दिक्कत हो जाएगी, यानी कि ये भी गया। अब बचे कौन ऑप्शन, सर या तो 2 आएगा या फिर आएगा सर 4, लेकिन 2 और 4 में से कौन आएगा? 2 और 4 में से कोई एक ही आएगा, लेकिन कौन आएगा ये चेक करने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप जो मैंने तरीका बताया कि किसी एक को रख के देख लो, है ना, ये कर लो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका एक और होता है जो मैंने भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा बताया ना, उसको भी ट्राई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो ध्यान से बच्चों, यदि मान लो मैंने यहां 4 रख दिया, जैसे ही मैं 4 रखूंगा तो इन दोनों डाइस में आप ध्यान से देखिए, इन दोनों डाइस में यहां भी 6 4 है और यहां भी 6 4, इसको हम बोलते हैं केस 2.2, जिसमें डाइस जो होते हैं उनमें 2 चीजें कॉमन फंस जाती हैं। जैसे अभी तक हम केवल 1 नंबर वाला खेल रहे हैं ना कि 1 1 नंबर कॉमन है, इन दोनों में कितने नंबर कॉमन आते हैं? 2। जब भी 2 नंबर कॉमन आते हैं आपने एक ही काम करना है, ये चेक कर लो कि जो नंबर्स लिखे हैं वो क्लॉकवाइज हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इस डाइस में 6 और 4 को देखता हूं, इस वाले में, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, यदि मैं इसमें किसको देखता हूं 6 और 4 को, तो 6 से 4 के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, जबकि इसमें देखिए 6 से 4 के लिए मुझे कैसे जाना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये वाला डाइस इस वाले डाइस के अपोजिट फंस रहा है,
ये वाला डाइस इस वाले डाइस के अपोजिट फंस रहा है, और यदि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा नंबर लिखा होता है, जैसे कि इसमें तीसरा नंबर क्या लिखा है 1, इसमें तीसरा नंबर क्या लिखा है 5, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। क्या 1 और 5 अपोजिट हैं? क्या हमें 1 और 5 पहले अपोजिट दिख रहे थे? यस, इसका मतलब सर यहां एकदम सही आपने 4 को पटका है। इसका मतलब सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही चीज आपको केस नंबर 2 में भी 2.2 में, नॉट 2 में, 2.2 में भी करनी। मैं आपको वहां दोबारा बताऊंगा ये वाला केस। क्लियर? आई होप यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ना है केस 2.2, फिर केस हम पढ़ेंगे 2.3 एंड देन हम फर्दर मूव करेंगे। क्लियर? तो मेक श्योर जितना आप पढ़ें उसको रिवाइज जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लें, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इत्मीनान से हमारे साथ को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, जब तक क्या करना है, एंजॉय करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और पढ़ाई लाइफ दोनों को एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। कहां से करें इसको कट? ये हो गया दोस्त, कट है।